हाउस अरेस्ट? हाउस अरेस्ट बिना भैया, और आपके घर पे दबिश पड़ी है, कोई बात हो गई है क्या? ऐसा क्यों हुआ? आप कल शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। हमने कहा क्यों? आपकी परमिशन रद्द कर दी गई। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्या पूजा पाठ के लिए भी हमको परमिशन लेना पड़ेगा? तो असूलों पे आए आंख तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। एक और प्रश्न काफी ज्यादा आपके सोशल अकाउंट पर टहलता घूमता रहता है, वो एक परिवारवाद का है। कहते हैं लोग कि पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और ये यहाँ भी परिवारवाद ले आए। सीधा सीधा एक संदेश है कि मेरा एक पोषित संगठन है, जो चाहेगा करेगा, जैसे चाहेगा रहेगा। एक ब्राह्मण आखिर किसको अपना नेता देखा है? एक तरफ आप बात करते हैं ब्राह्मण समाज की और ब्राह्मणों के हक की, और दूसरी तरफ आपका एक पोस्ट आ जाता है जिसमें लिखा रहता है जाति धर्म से पहले मेरे लिए राष्ट्र जरूरी है। प्रशासन क्या एक उप मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा है? आप ये कह दो कि एक पुलिस नहीं सुन रही है। आप सेकंड मुख्यमंत्री माने जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी दिया था। भगवान मानते हो? अगर मानते हो तो छुट्टी क्यों रद्द किया था? नेता और अच्छा इसका कोई ताल्लुकात ही नहीं। सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव। चेहरा बदल गया है, सिस्टम वही चल रहा है। कोई पिछड़ा होता तो छोड़ देते, हिम्मत होती। कोई क्षत्रिय होता तो क्या इनकी हिम्मत होती, छोड़ देते कि बिना प्रणाम के आशीर्वाद अब नहीं मिलेगा। कि कोई कह दे कि पंडित जाएगा कहाँ? हमको ना कोई सैलरी मिल रही है, न ये कोई राजनीतिक विरासत है करके इस पद को ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो जातीय समीकरण होता है वो इस तरीके से बैठाया जाता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे चुनाव जरूर जीतना रहता है। जो जातीय समीकरण है वो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि हावी भी है, और तमाम पिछले कई सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि जो सीटें होती हैं उस हिसाब से यहाँ के कैंडिडेट को सीट पर उतारा जाता है कि वो जातीय समीकरण बिठा करके कहीं ना कहीं जीत हासिल की जाए। उत्तर प्रदेश की जो तमाम सेनाएं हैं, जो तमाम महासभा है, उसमें हम कुछ बात करें तो जैसे करणी सेना हो गई, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो गया, या सपा की बात करें तो लोहिया वाहिनी हो गई। ये तमाम ऐसी सेनाएं हैं जो पार्टियां कहीं ना कहीं एक अपना सब्स्टिट्यूट बना करके लेकर चलती हैं और उसके जरिए चुनावी जो समीकरण है उसे साधने की कोशिश रहती है। इसी में आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जो युवा वाहिनी है उसके प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेना के उत्तर प्रदेश के अंदर विनय तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंद न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि अभी हाल ही में शायद 2 दिन पहले परशुराम जी की शोभा यात्रा का आपने एक बहुत बड़े लेवल पर प्रचार किया और ये कहा कि हम मुंशी पुलिया से, लखनऊ के अंदर मुंशी पुलिया से और मात्र दारुल सफा तक जाना चाहते हैं। लेकिन जब हम वहां पर भी उतरे, वहां पर हमने देखा जिस तरीके से एक भारी पुलिस फोर्स लगा दी गई, एक ऐसा लगा कि मुंशी पुलिया को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया, और रोकने के लिए किसको? ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं, परशुराम जो सेना है उसको रोकने के लिए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहले तो एक दुष्प्रचार किया गया कि आपको परमिशन आपने नहीं लिया इसलिए निकालने नहीं दिया गया। 23 अप्रैल को मैंने परमिशन के लिए आवेदन किया था, जिसमें एसीपी गाजीपुर, थाना गाजीपुर, एसीपी गोमती नगर, थाना गोमती नगर ने उस परमिशन को अप्रूवल दिया है, जिस अप्रूवल की कॉपी मेरे पास है जी। और उसके बाद 29 को शोभा यात्रा निकलनी थी। मैं होर्डिंग्स वगैरह रात में लग रहे थे, मैं उधर था। रात में करीब 11:30 बजे मेरे घर पे करीब 10-12 गाड़ी पुलिस जाती है। मतलब मेरे पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई, सनसनी फैल गई कि मतलब ये जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं तिवारी जी, ये क्या कोई आतंकवादी हो? अभी भाई पहलगाम में आतंकी हमला हुआ ही है, तो ऐसा तो नहीं है भी आतंकवादी वगैरह है। इतनी बड़ी फोर्स रात में किसी के घर पहुंचना, आपके घर अगर पहुंच जाए, आप कितना हो चरित्रवान हो, आप कितना हो सम्मानित हो, संभ्रांत हो, तो आपके मोहल्ले में हलचल मचेगी कि नहीं मचेगी? बिल्कुल। मुझे पता ही नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। मेरे घर से फोन आया कि, मोहल्ले से भी फोन आया कि विनय भैया और आपके घर पे दबिश पड़ी है, कोई बात हो गई है क्या? तो
हमने कहा नहीं। मेरे घर से फोन आया कि बहुत बड़ी तादाद में पुलिस आई है, कोई घटना हुई है क्या? हमने कहा नहीं। तो उसके बाद उसमें से एक इंस्पेक्टर साहब का फोन आता है, हमसे पूछे कि भाई साहब आप कहाँ पे हैं? तो हमने कहा भाई साहब मैं मुंशी पुलिया पे हूँ, और जो भी मैं कह रहा हूँ इसकी करंट लोकेशन निकाले जा सकते हैं। मैं लोअर टी शर्ट में मुंशी पुलिया चौराहे पे खड़ा था, होर्डिंग वगैरह लग रही थी। अब तो हम लोग आपके घर पे आए हैं। हमने कहा किस कारण से? बैठ के बात करना है। तो हमने कहा कि मैं मुंशी पुलिया पे हूँ, आप अपने जो भी नियर बाई चौकी बताइए, थाना बताइए, मैं पहुँच जाता हूँ। बात तय हुई कि आप एक काम करिए कि पॉलिटेक्निक चौकी पे आइए, सब लोग हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। मैं गया, बैठे हम लोग। रात करीब 12:15 बजे की घटना है। हमसे कहा जाता है कि आप कल शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। हमने कहा क्यों? तो आपकी परमिशन रद्द कर दी गई। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब हमारी कल शोभा यात्रा निकलनी है और आज आप रात में कह दीजिए एकाएक कि भाई, हमने कहा मोदी की नोटबंदी हो गई कि बस 7:59 तक वो नोट चलेगी, 8 बजे के बाद उस पर बैन। हमने कहा ये तो कोई तरीका है नहीं कि भाई आप एकदम से हमारे मतलब हमने इतना रुपया खर्चा कर दिया, हमने प्रचार प्रसार कर दिया, आपने परमिशन भी दे दिया, अब कल जब सबको आना है, उपस्थित होना है, तो आप मना कर दीजिए। दूसरी चीज, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्या पूजा पाठ के लिए भी हमको परमिशन लेना पड़ेगा? पहली चीज तो हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, इसका हमको किसी भी हिंदूवादी नेता से प्रमाण नहीं चाहिए, चाहे कोई मठाधीश हो, चाहे कहीं का। दूसरी चीज कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का आभूषण होता है चुटिया, चंदन, जनेऊ, और उसमें भी हमारा कर्म है पूजा करना। तो जब तुम हमसे हमारी पहचान छीनने के लिए बैठो हो, तो एक लाइन जानता हूं कि वसूलों पे आए आज तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जब मैं भी वहां पे था, जब आपसे और पुलिस के लोगों से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि अभी आज के दिन से अगले जो परशुराम जयंती आएगी उसमें 1 साल का वक्त है, आप लग जाइए अभी से परमिशन के लिए। तो नहीं, हमको लगना क्यों है जब मेरे पास परमिशन है? नहीं, और आज मैं पहली बार शोभा यात्रा थोड़ा निकल रहा हूँ, 2017 से निकल रहा है। हमने उनको फोटो वीडियोस दिए हैं, प्रमाण है मेरे पास। और अगर मैंने आपको साक्ष्य नहीं दिया था तो आप अपने तंत्र पर प्रश्न उठाइएगा ना कि आपने परमिशन कैसे दे दिया। ये सोची समझी एक साजिश है। आपको बताऊं आगे की घटना अभी, उसके बाद रात में मेरे घर पे एक गाड़ी फोर्स रुकती है, हाउस अरेस्ट। सुबह 5 गाड़ी फोर्स एडिशनल आती है कि बिना तिवारी हो सकता है एक गाड़ी फोर्स न संभाल पाए। 11 बजे मुझे मेरे घर से नहीं जाने दिया जाता है। कम से कम सैकड़ों पुलिस वाले कार्यक्रम स्थल पे पहुंच जाते हैं सुबह 7 बजे से। हमारे जितने लोग आए सबको बोला गया कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। हमको फोन नहीं उठाने दिया जा रहा था। मेरा फोन न उठने के कारण लोगों को लगा हो सकता है कि रद्द हो गया हो, या पूर्व में इनको हाउस अरेस्ट किया गया था, कहीं कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई, इसलिए जो है, वरना भीड़ उतनी थोड़ी होती। 400-500 लोगों की भीड़ होनी थी, 200-250 गाड़ी का काफिला निकलता। मैंने खाली 250-300 तो फरता बनवा रखा था। और दिखता सबसे मेन चीज कारण था ना, कि जैसे आप करड़ी सेना की बात कर रहे थे, करड़ी सेना पे मैं आऊंगा भी, करड़ी सेना या चाहे छत्री सेना जिसकी भी, आपको बताऊं कि वो तो पोषित है ना, सबके कोई ना कोई पोषित है। परशुराम सेना दिख जाएगी तो सड़क पर ब्राह्मणवाद दिख जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इसी सत्ता में बैठे पदासीन ब्राह्मणों को हमने अवगत भी कराया एक दिन पहले कि मुझे सूचना है कि कल मेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। आप परमिशन हमसे जो है ले लीजिए, मेरे पास परमिशन है, मेरी रैली को ना रोका जाए। और वो पदासीन ब्राह्मण जो आज ब्राह्मणों की बदौलत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, उनको एक दिन पहले सूचना भी दिया। जिस दिन ये कृत्य हो रहा था उस दिन भी उनके तक सूचना गया कि पुलिस ऐसे ऐसे कर रही है। आप ये कह दो कि एक पुलिस नहीं सुन रही है, आप सेकंड मुख्यमंत्री माने जाते हैं, और अगर एक पुलिस नहीं सुन रही है तो नैतिकता के आधार पर अगर आप अपने समाज के साथ, आप ब्राह्मण के साथ, आप ब्राह्मणवाद के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, तो अगर वास्तविक रूप में आपके अंदर ब्राह्मणत्व है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। तो कम समाज तो मानेगा आपको कि आपने समाज के लिए ऐसा किया। आपने कहा कि 2017 के बाद से हम लोग ये शोभा यात्रा निकाले, 17 में ही सरकार गई थी समाजवादी पार्टी की। उससे पहले आपने जब कोशिशें की होंगी, जरूर की होंगी, तो क्या उससे पहले क्या स्थिति थी? कभी नहीं रोका गया, कभी नहीं रोका गया, कभी नहीं रोका गया।
सपा सरकार में तो कभी रोका नहीं गया। सपा सरकार ने ही तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी दिया था। और इस सरकार में आने के बाद सबसे पहले भगवान परशुराम को महापुरुषों के लाइन में खड़ा करके छुट्टी रद्द कर दिया गया। अच्छा, किस मुंह से आप अपने फेसबुक पर, आपके इंस्टाग्राम पर, आपके ट्विटर हैंडल पर किस मुंह से आप कहते हो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की आप देश और प्रदेशवासियों को बधाई? भगवान मानते हो? अगर मानते हो तो छुट्टी क्यों रद्द किया था? प्रशासन क्या एक उप मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा है? अभी तो उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे ना, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई हमारी चल नहीं रही है, प्रशासन हमारा सुन नहीं रहा है, हमारे कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। हमने देखा आपकी उस दिन की शोभा यात्रा, और एक तरफ हमने देखा जिस तरीके से आगरा में करनी सेना के लोग तलवारें लहरा रही थी खुलेआम। ये कहा जा रहा था विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, उनके लिए कि हम इनको गोली से मार देंगे। मीडिया में फैला, हर जगह फैला, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि करनी सेना अभी भी एकदम खुला जो चाह रही कर रहे। तो वो कहीं ना कहीं माननीय उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, आप कह लीजिए कि अगर ये शान से कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम अजय सिंघिष्ट है और मैंने भगवा चोला धारण कर लिया, तो मैं मठाधीश भी हूँ, मैं महंत भी हूँ, तो आप सीधा सीधा एक संदेश है कि मेरा एक पोषित संगठन है, जो चाहेगा करेगा, जैसे चाहेगा रहेगा। अरे वो एक गाना है, आप शायद सुने होंगे कि चाचा रंगदार हमें करके एक गाना है, ठीक है, जवार का करी। तो बस वही समझ लीजिए कि हाँ, जहाँ मुख्यमंत्री ही उनका खुद का है और आप हर जिले का आप डेटा उठा लीजिए, तो मैं आपको बताऊं कि 2012 से 17 तक जो सरकार चली समाजवादी पार्टी की, उसमें और 17 से अभी तक जो सरकार चल रही, जो 27 तक चलेगी, मात्र अंतर एक है कि चेहरा बदल गया है, सिस्टम वही चल रहा है। हाँ, ये अखिलेश जी काफी बार आरोप ये लगा चुके हैं कि अब हमारे ऊपर ये आरोप लगता था कि सब यादव की ही हम भर्ती कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई जगहों का ऐसा ग्राफ दिखाया, लिस्ट दिखाई, पूरा मीडिया के सामने किया कि अब हर जगह आप पाएंगे कि केवल ठाकुर ही कहीं ना कहीं भर्तियां हो रही हैं। समाज में या तो हिंदुत्व की बात हो तो सबको भागीदारी मिले, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, समानता सबके लिए होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आप अपने गिरबान में झांक लीजिए, तो मुझे भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आज आप एक बात बताइए कि क्यों इतना आरोप लग रहा है? कुछ तो कारण होगा ना, और अगर कारण है तो उसका निवारण होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में वास्तविक मांग क्या है? वास्तविक मांग पे अगर आप जाएंगे तो वास्तविक जो मांग है वो है बेरोजगारी की, शिक्षा की, चिकित्सा की। लोग परेशान हैं। आपने कहा कि कहीं ना कहीं इशारों में आपने कह दिया कि ब्राह्मण मौजूदा सरकार से खुश नहीं है। अखिलेश जी की बात करें, सपा सरकार की बात करें, तो वो भी एक पीडीए की राजनीति करना शुरू कर चुके हैं, जहां पर वो कहते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हमारे में आते हैं, और अब धीरे धीरे वो तमाम लोगों को बोल रहे हैं कि उसमें हम जोड़ने काम कर रहे हैं। तो एक ब्राह्मण आखिर किसको अपना नेता देखा है, किस पार्टी को अपना माने, ये आप जवाब दीजिए। देखिए, ब्राह्मण का वास्तविक रूप में अगर मैं बताऊं तो आज की डेट में मुझे कोई पार्टी नहीं दिखाई देती कि जो खुल के कह सके कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा, या जो ब्राह्मणों की बात कर सकता हो। ब्राह्मण तो वो है ना कि जो सबकी बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात करता है, विश्व में कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो की बात करता है। आखिर सनातनी मुख्यमंत्री बोले जाते हैं, हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, और ऐसे सरकार में कहीं मनुस्मृति जलाई जाती है, कहीं गाय कट जाती है। सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए, कहीं ब्राह्मणों की हत्या होती है। आप बताइए, इस सरकार में जब 2017 में आपको पता होगा कि 11 मार्च को 2017 को पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में आई थी, और 19 तारीख को माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया था। उसके बाद से
सबसे पहले इन्होंने परशुराम जयंती छुट्टी रद्द कर दिया, पहला प्रहार। दूसरा प्रहार ये हुआ कि रायबरेली के ऊंचा हार में 5 ब्राह्मण जिंदा जला दिए गए। कोई प्रतिक्रिया नहीं आई माननीय मुख्यमंत्री जी की। गोरखपुर में भाजपा के सबसे पुराने नेता उपेंद्र तिवारी जी की डेथ हो जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां नहीं जाते हैं। देवरिया के करण फुलवरिया में 2 सगे ब्राह्मण पुत्रों को, सगे भाइयों को काट करके उनके परिवार का आप कह लीजिए कि दीपक बुझा दिया जाता है, मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। अभी रिसेंटली में ही पिछले साल की ये घटना है कि रुद्रपुर में देवरिया में 2 भाइयों को काट करके पूरे परिवार को बगड़िया दिया जाता है, बोटी बोटी काट दिया जाता है, जो काफी चर्चा का विषय बनता है। मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। क्या अगर कोई दलित होता तो छोड़ देते, हिम्मत होती? कोई पिछड़ा होता तो छोड़ देते, हिम्मत होती? कोई क्षत्रिय होता तो क्या इनकी हिम्मत होती, छोड़ देते? क्यों नहीं गए? क्यों साथ नहीं दी? और अगर प्रश्न करूं तो मैं नालायक हो गया, प्रश्न करूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। गोला के, गोरखपुर के ही जनपद गोला में एक ब्राह्मण की थाने के अंदर पीट पीट करके मौत हो जाती है, इतना पीटा जाता है उसको। उस पर आवाज उठाने पर मेरे पिता का गनर छीन लिया जाता है, दबाव बनाया जाता है। स्पष्ट शासन से प्रमुख सचिव गृह ने लिख के भेजा कि इनकी सुरक्षा बहाल कराई जाए। उधर से रिपोर्ट आ जाता है कि इनको कोई खतरा ही नहीं है। किसी दिन राजनीतिक मुद्दा बना दोगे क्या? मेरे समाज में क्या है ना कि जिंदा रहते किसी को समझ में नहीं आता है कि हाँ ये जिंदा है तो इनका महत्व है, न रहने के बाद आदमी कहता है वैसा नेता नहीं मिलेगा। ब्राह्मण तेजपत्ता नहीं बनेगा ना, मैं बनने दूंगा। अभी 2 साल का समय है, जितना सक्षमता होगी उतना लगा दूंगा, और ये प्रमाण भी दूंगा कि हम जहां भी जाएंगे अपनी भागीदारी के साथ जाएंगे, अपनी शर्तों के साथ जाएंगे, कि बिना प्रणाम के आशीर्वाद अब नहीं मिलेगा कि कोई कह दे कि पंडित जाएगा कहाँ। तमाम फॉलोअर हैं फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, सोशल मीडिया साइट पर। जब हमने आपकी कई पोस्ट देखी और जब उसमें हमने सोचा कि थोड़ा सा कमेंट पढ़ा जाए लोगों का, तो जो 2-3 कमेंट मैं निकाल के लाया हूं उसमें से एक था कि अभी भी समय है, किसी पार्टी के पीछे न घूमे आप लोग, अपना एक स्वतंत्र दल हो, सभी ब्राह्मण एक होकर लड़ाई लड़ें तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो सत्ताधीश हमेशा शोषण करेंगे। बिल्कुल, इस चीज पर भी विचार किया जा रहा है। और मैंने कहा ना कि 2027 के चुनाव में ब्राह्मण बहुत बड़ा एक विकल्प निकल के आएगा, और ऑन कैमरा जो भी शर्त रखी जाएगी ऑन कैमरा सबके सामने रखा जाएगा, सशर्त हम जाएंगे। उनमें से जो एक और प्रश्न का एक एवरेज हमने निकाला है, तो एक और प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपके सोशल अकाउंट पर टहलता घूमता रहता है, वो एक परिवारवाद का है। कहते हैं लोग कि पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और ये यहाँ भी परिवारवाद ले आए। तो हम तो कह रहे हैं कि कोई अगर दूसरा सक्षम हो सकता है कि ऐसे खोज रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से ही कोई मिल जाए तो मैं अपनी प्रदेश अध्यक्ष उसको देने के लिए तैयार हूँ, और एक साधारण कार्यकर्ता बन के काम करने के लिए तैयार हूँ, और उसी ऊर्जा से करूँगा जैसे करता आ रहा हूँ। आमतौर पर हमने तमाम लोगों को सुना है वो इस बात पे कहीं ना कहीं तर्क देते हुए, ना हमको ना कोई सैलरी मिल रही है, न ये कोई राजनीतिक विरासत है कि हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हैं कल को हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे पिताजी सांसद हैं कल को हम सांसद बन जाएंगे। मेरे पिताजी ने, यूपी रत्न श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी ने इस चीज को मेहनत से सींचा है, पैदल चल करके, धूप गर्मी बरसात को झेल करके मेहनत किया है, जिसकी वजह से आज प्रदेश में ब्राह्मण हुआ है। तो कोई एक ऐसा हो जो संभाल सकता हो, मैं हंस के इस चीज को उसके साथ दूंगा और उसके भी पीछे चलने के लिए तैयार। हमारे संगठन की 5 शाखाएं हैं, नहीं पता वो जान लें। ब्राह्मण महासभा जिसके प्रदेश अध्यक्ष हम नहीं है, दीपक पांडे जी हैं। महिला शाखा है जिसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा शर्मा कौशिक है। परशुराम सेना है जिसके प्रदेश अध्यक्ष हम हैं। आध्यात्मिक प्रकोष्ठ है जिसके प्रदेश अध्यक्ष आपके पंडित गंगा सागर शुक्ला जी हैं। और मानव सेवा प्रकल्प है जिसके प्रदेश अध्यक्ष
रितेश शाही जी। अच्छा, तो अगर 5 शाखाओं में से मेन शाखा में तो मैं हूँ नहीं, मैं तो अनुषांगिक शाखा में हूँ। तो उस अनुषांगिक शाखा की वजह से भी जिसको भी तकलीफ है, तो हम कह रहे हैं कि वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, कोई आगे तो आए। तो ये बोल रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं वीडियो, कमेंट में आप जरूर लिखिए उसके बारे में भैया विचार। बिल्कुल, आ करके इस पद को ले लीजिए और मैं आपके पीछे जो भी लेगा उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। तो आप कमेंट जरूर करिएगा और ये लिखिएगा कि भैया मैं इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल सहर्ष मैं इस चीज को दूंगा। हाँ, अच्छा, एक तरफ आप बात करते हैं ब्राह्मण समाज की और ब्राह्मणों के हक की, और दूसरी तरफ आपका एक पोस्ट आ जाता है जिसमें लिखा रहता है जाति धर्म से पहले मेरे लिए राष्ट्र जरूरी है। बिल्कुल, हम बचपन में एक प्रार्थना पढ़ते थे जब विद्यालय जाते थे। प्रार्थना होती थी कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। उसमें एक लाइन आती थी कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो वो लाइन कहीं ना कहीं मेरे अंदर बैठ गई। तो देश की बात आएगी तो जाति मैटर ही नहीं करता है, और अगर जाति की बात की जाएगी तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं क्षत्रिय वर्ग से हूँ, तो मैं अगर कह रहा हूँ तो क्या गलती कर रहा हूँ? हम तो उस वर्ग से आते हैं। मैंने कहा ना, भी पीछे ही मैंने कहा कि जो सभी जातियों को एक माले में पिरोने का काम करता है। अगर आपके घर पे वैवाहिक संस्कार होता है तो आप उठा के देखिएगा, हमने मुसलमान की पूजा कराया, हमने दलित की कराया, हमने धोबी की कराया, हमने क्या नाम है आपके यहाँ कहार होते हैं उनका कराया, कुहार का कराया, हरिजन का कराया, किसका नहीं कराया? सारा कराने के बाद ना उनका कराया ना उनकी कराया। सुबह सबका पूजा पाठ करा के शादी कराने के बाद तो सुबह हमने कहा ठीक है यजमान, हमारा आशीर्वाद आपके साथ। प्रणाम करिए ना करिए, हम आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे जिसमें आपको तुरंत उत्तर देना होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर आपकी राय? ठीक है, संविधान रचयिता है, ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि नाम इमारत का होता है, इमारत बनाने वाले का नहीं होता। तो लेकिन हमने देखा इस पर अब काफी राजनीति, संविधान देखिए, संविधान जैसे मैंने कहा ना कि घर जब बनता है तो उसको बनाने के लिए कितने लेबर मिस्त्री काम करते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, लेकिन घर मालिक का नाम होता है लास्ट में, कह रहे ये तो फलाने घर है। बस वही समझ लीजिए, वही हाल है जी। पहलगाम हमले पर आपकी राय, जहां जिस तरीके से पूछकर हमला हुआ? मेरा अपना मानना है कि अगर इस प्रकार की कोई भी निंदनीय घटना हमारे देश में हुई है तो कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिकता पर एक प्रहार है, हमारे देश के सीने पर प्रहार है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को एक बड़ा जवाब देना चाहिए, वरना हमारे देश के युवाओं का, सैनिकों का, सुरक्षा बल का मनोबल कमजोर होगा। अच्छा नेता कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या जिस तरह एक चर्चा है कि प्रधानमंत्री के लिए योगी जी को भी देखा जा रहा है, तो दोनों में से कौन? देखिए, नेता और अच्छा इसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है ही नहीं। नेता और अच्छा मैंने कहा ना, इसका ताल्लुकात ही नहीं। अखिलेश या योगी, ब्राह्मणों के लिए कौन सही? मैंने क्या कहा कि जिसके लॉज में ही अभी तक कुछ नहीं दिखा है तो उसके लिए हम कैसे कह सकते हैं? दोनों के लॉज में नहीं दिख रहा है अभी तक, तो मुझे नहीं दिखा। अगर दिखता तो अखिलेश जी भी कानपुर में गए होते द्विवेदी जी के हैं। उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि आप जाएंगे नहीं, मैंने क्या कहा, स्पष्ट कह दिया ना, एक का तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, दूसरे का भी बता दिया। पीडीए की राजनीति उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा सटीक या सनातन धर्म की? देखिए, जो युवाओं के शिक्षा की बात करे, जो बेरोजगारी को लेकर के काम करे कि बेरोजगारी कम हो, जो स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए कार्य करे। हमारे उत्तर प्रदेश में आप कह लीजिए कि हर जिले में इंडस्ट्रीज कैसे स्थापित हों, आधुनिकता पर जो कार्य करे, ओवरऑल अगर आप कह लीजिए तो जो विकास इसका वास्तविक काम करे। ऐसा नहीं इसका विकास ही रह गया, कभी वो बाहर नहीं निकल पाया, ऐसा ना हो, जो इस लेवल पर काम करे उसके लिए कहीं ना कहीं। अब जैसे अगर कुछ मामलों में मैं कहूँ तो, क्योंकि मैं न सपा न बसपा न भाजपा न कांग्रेस न आम आदमी पार्टी न रालोद न किसी का मैं सदस्य तो हूँ नहीं, मैं एक
संस्था है जिसका जिम्मेदारी मिला है और मैं निर्वहन कर रहा हूँ। कुछ मामलों में अखिलेश जी ने काम अच्छा किया, जैसे डायल 100 हो और एम्बुलेंस की सेवा हो, इस प्रकार से जैसे एक्सप्रेस वे पहले उन्होंने बनवाया, मेट्रो के बहुत सारी जगह उसने काम कराया। प्रकार से अगर आप देखिए तो अभी मुझे नहीं लगता है कि 17 के बाद कोई अभी तक ऐसा कोई काम हुआ है। अच्छा, ये जब आपने बात की तो अखिलेश जी का बयान भी तमाम बार आता है, वो कहते हैं कि काम हमने करवाया, फीता ये काट रहे हैं। कितने सहमत है? नहीं, देखिए हम कह रहे हैं कि अगर जो किया है वो प्रमाण दे। अगर हम कह रहे हैं कि हम कोई काम किए हैं तो उसका हमको प्रमाण देना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे ये कि आप अपने भविष्य में क्या किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे? और अभी तक मेरा ऐसा कहीं कोई विचार नहीं है, ना कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने का और ना भविष्य में भी ऐसा कुछ है। हाँ, जिस दिन कोई इस गद्दिया को मिल जाएगा संभालने वाला, उसके बाद सोच लेंगे। कमेंट में तो हाँ, कोई आ जाए तो हम दे दें तो हम कम से कम कहने लायक होंगे ना कि अब हम उस गद्दी पे नहीं हैं, लेकिन जब तक इस गद्दी पे है तब तक ऐसे कोई चांस। अच्छा, चलिए मान लीजिए 2 ऑफर या 3 ऑफर रखा हुआ है आपके पास, या मान लीजिए फोन आ गया कि एक भाजपा, एक सपा, एक बसपा, किधर सबसे पहले? देखिए 3 नहीं 30 फोन आ जाए, लेकिन और 1 मिनट के लिए कहता हूं कि मैं हो सकता है कल को सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस कुछ ज्वाइन भी कर लूं, लेकिन अपने वसूल, अपने सिद्धांत, अपने ब्राह्मणवाद से कभी समझौता नहीं करूंगा। जो इस शर्त के साथ ज्वाइन करा सकता है करा लेगा। यहाँ ब्राह्मणवाद की बात आएगी, खुल के बोलूंगा। हम उनके शर्तों के आधार पर नहीं जाएंगे, हमारे शर्त अगर मंजूर हो तो हम जाएंगे, अदरवाइज हम काहे लिए किसी की गुलामी करने जाएंगे। स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं, स्वतंत्र करेंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से हम लोगों की बातचीत हुई।